सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस, वो जो लास्ट वाला लेक्चर था, वीडियो 7 थी अपनी परीक्षा वाणी की, वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था किसी वजह से। चलिए वहाँ से ही हम उसको अब रिज्यूम करते हैं और आज पूरी पॉलिटी एक बार कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन आंसर देख के फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी है उस पर चलते हैं। चल, कहाँ है अपना, कुछ लोगों के तब तक डाउट देख लेते हैं। डाउट, क्या डाउट थे आपके? एक सेकेंड। प्लेलिस्ट बना दीजिएगा। चलिए, प्लेलिस्ट तो है, उसमें एक वीडियो शायद ऐड नहीं है, चलिए वो भी ऐड हो जाएगी प्लेलिस्ट। और क्या है इसमें? एक था सर, इसकी पीडीएफ शेयर कर दीजिए। अच्छा, आप सब लोग ना, इसके पहले टेलीग्राम चल नहीं रहा था तो ऑब्वियसली बैन था 22 तक। अब बैन हट चुका है। आप सब लोग ग्रुप, अभी इस वीडियो के नीचे एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। चलिए, ये भी है। और क्या था आपका? एक सेकेंड। इस सीरीज को आप पूरा करा दीजिएगा। हाँ, पूरी ही होगी, सीरीज पूरी होगी। और आप पूछ रहे थे कि कितने लेक्चर लगेंगे टोटल, तो टोटल आपके लेक्चर 35 का मेरा एक आइडिया है, मैक्सिमम 40 हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, और क्या है? प्लीज, ये भी ठीक है। अच्छा, एक ये भी था आपका, किसने पूछा है? चलिए, पेड की यहाँ पे बात करते ही नहीं है, पेड के लिए रहने देते हैं इसमें। अगर मैं उत्तराखंड के लिए कोई बुक ना पढूं और बस की सीरीज ही देखूं तो क्या मेरा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है? आप क्वेश्चन भाई जो पहले पूछे उनको सोल्व करके देखो, हो सकते हैं क्या? हो ही जाएंगे यार, और क्या है, सब परीक्षा वाणी पढ़ के निकालते ही है पेपर, ठीक है? पूछता तो यहीं से है, बाकी स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं एक बार। पंचायती राज व्यवस्था, तो उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के लिए आपको, इसके पहले मैंने आपसे बताया था कि लगभग 3 टियर स्ट्रक्चर है। 3 टियर स्ट्रक्चर है। एक तरफ नीचे गांव है, ब्लॉक है, ऊपर जिला है। तो ये तो हुआ रूरल लोकल बॉडीज का स्ट्रक्चर, जो गांव की होती है। ऐसा ही एक शहर में भी एक निकाय बना हुआ है, शहर में भी 3 स्ट्रक्चर है। नीचे क्या आएगा? जो टाउन वगैरह है वो आ जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी वगैरह। उसके ऊपर म्युनिसिपल काउंसिल, जो नगर पालिका परिषद है, वो आती है। और फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मीन्स नगर निगम, जिसको हम बोलते हैं नगर निगम। नगर निगम। गांव का क्या स्ट्रक्चर है? तो गांव में भाई पहले विलेज है नीचे, उसके ऊपर ब्लॉक है, और ब्लॉक के ऊपर क्या है? अपना जिला परिषद, ठीक? तो ये स्ट्रक्चर है। आमतौर पे आपको पता है कि सब पॉपुलेशन के बेस पे है। यहाँ पे पॉपुलेशन कम पे एक गांव ये होगा, टाउन होगा, ज्यादा होगी तो ये होगा, फिर ये होगी तो ये है। सेम विद दिस। अब आप समझो, आप खुद ही लॉजिकली ड्राइव करके देखो, इसको बाद में पढ़ना, ये जितना पढ़ा हुआ है आप पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। आप खुद समझो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि उत्तराखंड में नगर निगम ज्यादा होंगे या फिर नगर पालिका? तो आप बोलोगे नगर निगम, नहीं, नगर पालिका। क्यों? क्योंकि नगर निगम भाई पॉपुलेशन के बेस पे है, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है उनके लिए एक नगर निगम बन जाएगी, तो बहुत सारी पॉपुलेशन को एक नगर निगम कवर कर लेगी। लेकिन यहाँ पे कम पॉपुलेशन रहती है, तो ये ज्यादा होंगे, तो इनके पास नंबर ज्यादा होंगे। तो आप समझे कि भाई क्या मैं आपसे बोल रहा हूं। अब आप इस स्ट्रक्चर को यहां लगा दीजिए। ये तो हुआ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। दूसरा एक स्ट्रक्चर चलता है इसके साथ ही साथ, वो आपका एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर चलता है। मीन्स क्या है कि हमने पढ़ा है कि कार्यपालिका में एक तो होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। तो ये तो हुई टेम्परेरी वाले, जो 5-5 साल में चले जाएंगे। परमानेंट भी तो स्ट्रक्चर है, तो परमानेंट स्ट्रक्चर को आप समझो क्या है।
गांव के लिए होते हैं कौन? बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी। ब्लॉक के लिए होते हैं दूसरा वाला बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक, इनको सपोर्ट करने के लिए एडीओ भी होते हैं, एडीओ पंचायत। जिले में कौन होते हैं? आपके सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, है ना। इसके लिए इनको सपोर्ट करने के लिए एडीओ वगैरह ये सब रहते हैं। तो लगभग एक ये स्ट्रक्चर चला आ रहा है। और फिर सीडीओ के अंदर ही 2-3 पद हैं भाई, डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, और ये सारे पद इसी के, ये पंचायती राज है उसमें आ जाते हैं। इधर कौन होते हैं? तो सबसे ऊपर यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? सीईओ बोलते हैं, या म्युनिसिपल कमिश्नर, एक तरीके से म्युनिसिपल कमिश्नर जिले के लेवल पे। पॉलिटिकल हेड कौन होता है यहाँ पे? मेयर। नीचे यहाँ पे पार्षद, परिषद, ये सब रहते हैं। तो यहाँ पे इनके पैरेलल एक स्ट्रक्चर है जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप सीधे लाइन बाय लाइन हम उत्तराखंड से ही पढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड में क्या था, पहले यूपी का ही पार्ट था, तो यूपी का जो पंचायती राज एक्ट है स्टार्टिंग में वही लागू रहेगा। तो उत्तराखंड में क्योंकि यूपी का पार्ट था, 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत मतलब यूपी एक्ट एक बना हुआ था 1947 का, उसी के तहत सारे प्रावधान इस पे लागू थे। ठीक, 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश में 3 स्ट्रक्चर का कर दिया गया था। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संविधान में भी 3 स्ट्रक्चर की बात की गई है एक तरीके से। तो हम लगभग संविधान जब इसको दर्जा मिला 1992 में, उससे पहले ही चला आ रहा था। तो यहाँ भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार लागू किया गया। ठीक, मतलब जब 92 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया कि भाई सबको संवैधानिक रूप से ये सब बनाना है, तो यूपी ने भी अपना एक एक्ट पारित किया और इसको संवैधानिक स्टेटस के तहत बदला। तो कुछ संशोधन किए होंगे। कुल मिला के एक कहानी चली आ रही है, इसमें कुछ अभी हुआ नहीं है। चलिए, अब जो स्ट्रक्चर निकल के आया उसके बाद, तो लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर था जो पहले चला आ रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले से ही त्रिस्तरीय को फॉलो कर रहा है। तो कुछ ज्यादा चेंजेस आए नहीं। जिन राज्यों में अलग स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था उसके लिए थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे। तो देखिए ग्रामीण स्ट्रक्चर क्या है, जिला पंचायत। जिला पंचायत को क्या बोलते हैं? जिला पंचायत ही बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है। नीचे ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत। इसी के लिए मैंने आपको ये सारे नाम बताए। ऐसे ही एक शहरी स्ट्रक्चर है, नगर निगम। सबसे ऊपर नगर निगम है, फिर नगर पालिका है, नगर पंचायत, नगर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, नाम याद रहेंगे, बाकी आपको याद नहीं रखना। चलिए, राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण मीन्स उसको और सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज निदेशालय, डायरेक्टरेट और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया। मीन्स सरकार ने कुछ चेंजेस किए, ये बात है। यहां से कोई क्वेश्चन आएगा वो जरूरी नहीं है। मार्च 2008 को पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। तो मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि जो बीजेपी है वो ज्ञान की फिलोसफी लेके चल रही थी पहले से ही। ज्ञान की फिलोसफी बीजेपी जो सेकंड टर्म्स में आती है 2007 से लेके 2012 तक, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो उसमें इन सब वर्गों के लिए काम करती है। उसमें लास्ट में था एन, एन मीन्स नारी। नारी को कितना रिजर्वेशन? 33%। तो ये 33% से बढ़ा के 50% कर दिया था। ठीक, इसी की बात ये कर रहा है। ठीक, इतना समझ में आया आपको? है ना, वही जो आपने कल पढ़ा है या इसके पहले पढ़ा होगा वही रिपीट हुआ है। राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। अब त्रिस्तरीय में सबसे पहले आता है जिला पंचायत। तो हम जिला पंचायत को देखते हैं। चलिए, जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत का एक बार क्या स्थिति है इसी को समझ लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं ना। आप साइड बाय साइड ना नोट्स मत बनाओ, चाहे बुक के पास में ही साइड में कुछ लिख लो, या फिर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। तो पहली लाइन आप पढ़ो और इसी डायग्राम से आप समझ लोगे क्या है कि ये सबसे शीर्ष पे है, तो ऑब्वियसली सबसे टॉप पे है। यह निगमित निकाय है
इसकी सदस्य के चुनाव में आयु की जो सीमा है वो 18 साल है। तो आप एक चीज समझो, इसमें ही क्यों सब में 18 साल ही है। जब हमारे यहाँ संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन था, 61st 61वां संविधानिक संशोधन हुआ था, 61st 1989 में हुआ था। उसमें जो एज थी वो 21 से कम करके 18 कर दी गई थी वोट डालने की। ठीक, तो ये सबके लिए 18 साल ही इसमें उम्र होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत की पीठासीन अध्यक्ष होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे जिला पंचायत है, ये पंचायत है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष ही बोलते हैं उसको, चेयरमैन। ठीक, अध्यक्ष। और यहाँ पे उपाध्यक्ष भी होते हैं, अध्यक्ष है साथ ही साथ उसके उपाध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी, डिप्टी चेयरमैन भी बोल लीजिए इसको। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है। कभी डिप्टी स्पीकर से आपसे पूछेगा क्या, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अध्यक्ष होता है ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ। नेक्स्ट, जिले में सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, मीन्स भाई जिले में अलग अलग निर्वाचित विधानसभाएं होती हैं, लोकसभा की भी सीट होगी, ठीक है, राज्यसभा के भी वहां पे कोई सदस्य कहीं से तो चुन के जाएंगे ना। तो जितने भी लोग होते हैं वो सब पदेन अध्यक्ष नहीं, पदेन सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो इसके जो मेंबर हैं, नीचे जो ब्लॉक प्रमुख है, ये भी जो एक मीटिंग बैठती है उसमें मेंबर होता है। बाकी आपके यहाँ लोकसभा से जो भी चुन के मीन्स जीत के गया है, तो वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन क्या, कि जो भी उस पद पे बैठा है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ का मेंबर बन जाता है। कोई लोकसभा के किसी क्षेत्र से चुन के गया है, वो ऑब्वियसली जो भी गया है, इररिस्पेक्टिव की कौन जीत रहा है कौन नहीं, जो भी चुना जाएगा वो सीधे मेंबर बन जाएगा। ऐसे ही जो एमएलए हैं वो सारे लोग उस जिले में आते हैं तो वो इसके मेंबर रहते हैं। ठीक, ये जिला पंचायत की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, भाग लेते भी हैं। केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते। तो ये वोट भी करते हैं मेंबर, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तब ये वोट नहीं करते। तो आप ऐसे समझो, इनकी जो स्थिति है वो लगभग किसकी तरह है, और कोई पैरेलल ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि स्पीकर से पहले कनेक्ट किया जाए, लेकिन स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता है, इनके पास नहीं है। ठीक, तो आप बस इसको याद रख लो कि भाई अध्यक्ष है और अध्यक्ष के साथ बहुत सारे मेंबर हैं, जो जिस भी विधानसभा या जहां से भी निर्वाचित होके गए हैं वो सदस्य रहते हैं। वो वोट भी दे सकते हैं, कार्रवाई में भाग भी लेते हैं, लेकिन वो जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तब वो भाग नहीं लेते। बस इतना याद रखना है। इसका जो सचिव होता है वो मुख्य विकास अधिकारी है, ठीक, या पंचायती राज अधिकारी। तो मैंने आपसे बोला था इसके पहले सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, नीचे यहाँ पे होता है वीडियो, और उसके नीचे होता है वीडियो विलेज वाला। ठीक, तो सीडीओ, वीडियो, वीडियो। अब इसके नीचे सपोर्ट करने के लिए रहते हैं डीपीआरओ वगैरह, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, एडीओ, ठीक है, एडीओ सहायक। ठीक है, तो बस ये इस वाले लेवल पे रहते हैं, बाकी ये स्ट्रक्चर सेम ही है। आप जब लोग पीसीएस से सेलेक्ट होके जाओगे तो यहाँ फिर प्रमोट होके ऊपर 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 पहुंचते हो। चलिए, अब जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समिति बनाते हैं, अलग अलग समिति बनती है। वो नॉर्मल है, नियोजन की, विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, प्रशासनिक समिति, जल, जैव विविधता, इन सब की अलग अलग समिति बनती है। ठीक, इसके अलावा 1-2 उप समितियां भी होती हैं, कुछ सब कमेटीज भी होती हैं। कमेटी आपसे पूछेगा क्या, नहीं भाई, डेवलपमेंटल वर्क के लिए बनती है, हेल्थ की है, एजुकेशन की है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट है तो बायोडाइवर्सिटी की है, इस तरह की ये कमेटी है। बस ज्यादा इसके डेप्थ में आपको नहीं जाना है। अब क्षेत्र पंचायत की बात आती है। क्षेत्र पंचायत, तो आपको पता है कि ऊपर जिला पंचायत में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है, ज्यादा नहीं है, बस उतना ही आपको याद रखना है। क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत को देखिए ब्लॉक, कहीं कहीं पे ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख वहां से बनते हैं, इसको ब्लॉक या फिर क्षेत्र, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत बोलते हैं। तो क्षेत्र पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था में मध्य में आती है, तो बीच वाले में आ रही है, देखिए। इसके अध्यक्ष को प्रमुख कहा जाता है, तो प्रमुख कहा जाता है। इसमें उप प्रमुख भी होते हैं। हाँ ठीक है यार, मैं बताऊं आपसे, पॉलिटिक्स में ना यही सब चलता आ रहा है। क्या है कि
ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी गाड़ी पे कुछ चिपकाना होता है, क्योंकि गाड़ी सबके पास अब होने लगी है, या फिर जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं सबके पास रहती है। तो एक ब्लैक स्कॉर्पियो, उस पे बीजेपी या कांग्रेस का झंडा। अब आगे उन्हें कुछ लिखवाना है, क्योंकि फिर आपका कोई पद भी होना चाहिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो कुछ नहीं मिलेगा तो कोषाध्यक्ष, और कुछ नहीं मिलेगा तो युवा नेता, ऐसे ही प्रमुख, उप प्रमुख, सहायक प्रमुख और अन्य प्रमुख, और दुनिया भर के नाम ये जोड़ लेते हैं, क्योंकि न संविधान रोक रहा है और ना ही संविधान इसके बारे में कुछ कहता है। कोई एक्ट भी जनरली म्यूट है। अब म्यूट है तो आप एडिशनली अगर फायदा नहीं उठा रहे हो किसी चीज से सरकारी डायरेक्टली, तो आप बना बनू के घूमते हैं। ठीक है, अब हर गाड़ी पे, इवन यूपी में तो ये बहुत ज्यादा चलता है, सिंपली कि भाई पता नहीं एक जिले में कितना ही नेता भरा हुआ है। ठीक, अब शायद उत्तराखंड में भी ये चीजें देखने को मिलने लगी हैं, क्योंकि जहां से मैं बिलोंग करता हूं, या तो वो पर्टिकुलरली यूपी से टच करता है, तो उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, या फिर इधर काशीपुर में जनरली फिर से वो ट्रेंड आ गया है, क्योंकि व्यवस्था यूपी से ही ली है, तो यूपी वाला वो भोकाल जो रहता है वो यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखो जितनी भी फॉर्च्यूनर और ब्लैक स्कॉर्पियो, अब थार भी आने लगी, इन तीन गाड़ी पे लगभग लगभग अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल लिंक वाला बैठा हुआ है। ठीक है, चाहे वो कुछ नहीं हो, लेकिन वो बेवजह का नाम लिखवा के झंडा लगा के घूमता जरूर है ना। अब ये कार मतलब एक तरीके से फैमिली कार तो रही ही नहीं है, ये बस एक भोकाल वाली गाड़ी है। और आप देखना, अभी एज्यूम करना, या फिर कहीं आप रोड पे निकलोगे तो देखना जरूर, इन गाड़ी में लगभग कोई ना कोई झंडा लगा हुआ आपको दिखेगा। चलिए, इसके अलावा एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है, तो देखिए कनिष्ठ, वरिष्ठ और दुनिया भर, और कनिष्ठ से नीचे के भी 2-3 शब्द आप बना लो, और उसमें प्रमुख उर्मुख ये सब ऐड करते रहो। क्यों? ज्यादा लोगों को एक तरह से रोजगार दिखाना है कि भाई ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स करता है इसलिए कुछ नहीं करता। बेरोजगारी का एक सबसे बढ़िया तरीका ये भी है कि आप पॉलिटिक्स से कनेक्ट हो जाओ। अब आप समझो, राजनीति क्या पैसा कमाने के लिए है? पैसा कमाने के लिए भाई, अब आप बोल सकते हो कि बिल्कुल प्रोफेशन है, लेकिन पैसे के लिए तो नहीं है, वो तो सेवा के लिए है। जनप्रतिनिधि हो आप, तो सेवा के लिए है, तो सेवा भाई निस्वार्थ सेवा की जाती है। स्वार्थ से जो कर रहे हो काहे की सेवा है फिर? ठीक है, तो निस्वार्थ आप कोई सेवा करता नहीं है। तो आप अगर, या फिर सपोज कोई बहुत पैसे वाला भी है, तो उसके जो बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, उन्हें पता है कि हमें कुछ नहीं करना, इतना है कि अपना काम चल जाएगा, तो खुद को एंगेज दिखाने के लिए वो भी पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं। या फिर सो कॉल्ड कोई ऐसा पद पैसे से या बिना पैसे के भी रख लेते हैं, उसी हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है। आज तो ग्राम प्रधान भी देखो, वो एमएलए से ज्यादा भोपाल से घूमते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु के मतदाता करते हैं। तो कौन 18 साल, वो फिक्स हो गई, इसको याद ही नहीं करना, ऐसे फैक्ट को याद ही नहीं करना जो कॉमन है। ठीक, इसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या 20 से 40, तो यहाँ पे ये याद रखना है 20 से 40 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक, अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है, इसका उपाध्यक्ष उप प्रमुख है, और ये दुनिया भर की चीज है। फिर वैसी चीज, ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा, ये सब क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन अविश्वास के टाइम पे मत नहीं दे सकते। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं। चलिए, इस पंचायत का सचिव बीडीओ होता है। बीडीओ कौन सा वाला है? ये वाला बीडीओ, ब्लॉक वाला, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, यह पंचायत अधिकांश कार्य अपने सदस्यों से गठित पूर्ववत 6 प्रकार की समितियां आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, कुछ याद ही नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, ब्लॉक का प्रमुख, और 20 से 40 इसमें मेंबर्स होते हैं, और जो भी वहां से निर्वाचित लोग हैं वो उसके पदेन सदस्य या फिर मेंबर्स होते हैं। बस अब आते हैं गांव पे। गांव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजेदार है, जरूरी भी है, गांव का थोड़ा सा देखना पड़ेगा सही से। तो गांव का देखिए क्या है स्ट्रक्चर। त्रिस्तरीय में कहाँ आ रहा है गांव? गांव एकदम नीचे वाले स्तर पे आ रहा है इस पे। ठीक, ग्राम पंचायत हेतु पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 500 व मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000
और अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट जो आपको बिल्कुल हार्डकोर याद रखना है, पहला कि जो हिल एरिया है वहां पे 500 लोग कम से कम, और जो प्लेन एरिया है उत्तराखंड में, जो प्लेन एरिया है वहां पे कम से कम 1,000 लोगों पे विलेज पंचायत बनती है। क्यों ऐसा क्यों रखा गया होगा? क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में पहाड़ पे पॉपुलेशन कम है, तो 1,000 पॉपुलेशन अगर हम पहाड़ पे रख देंगे तो उसमें तो बहुत सारे गांव हो जाएंगे फिर उस हिसाब से, तो उनकी गवर्नेंस थोड़ी सी परेशानी करेगी। इसीलिए 500 लोग, वही 500 लोग एक पहाड़ पे ही आगे सपोज, तो वो पूरा एक ग्राम हो गया, उसी का एक प्रधान रहेगा, उसी के बारे में पूरा देखभाल रखता है। आप 1,000 या 2,000 रख दोगे मिनिमम, तो उसमें 2-3 पहाड़ कवर हो रहे हैं। अब एक प्रधान इतनी जगह पे कहाँ जाएगा, है ना? तो इसी वजह से पहाड़ पे कम है, प्लेन में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसी हिसाब से इसको रखा भी गया है। अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई? 1,000 से क्या आप 50,000 हो सकते हैं? तो फिर तो आप टाउन में आ जाओगे, म्यूनसिपैलिटी में आ जाओगे, अर्बन लोकल बॉडीज में आ जाओगे। तो वो नहीं, आप मैक्सिमम 10,000, नॉट मोर देन 10,000, ये रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसका स्ट्रक्चर देखो ग्राम पंचायत का। तो एक तरफ तो है ग्राम विकास अधिकारी, आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, तो जो सचिव जी हैं वो ये है। ऐसे ही दूसरी तरफ ग्राम प्रधान थे, उप ग्राम प्रधान थे, वो जो मोटा मोटा सा है जिसका बेटा शहीद हो जाता है, ठीक है, वो ग्राम पंचायत के सदस्य है। तो ये सब लोग आप में से जितने भी लोग हैं ज्यादातर गांव या फिर उस बैकग्राउंड से ही आते हैं, है ना? क्योंकि ज्यादातर जो पहाड़ से आते हैं तो पहाड़ में ज्यादातर विलेज ही है, शहर तो कम ही है। तो उस हिसाब से आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, आपने देखी होगी गांव की लड़ाई, गांव में जो बातें रहती हैं। ठीक, चलिए अब इसको देखना आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना पंचायती राज से, तो वो इधर से ही पूछेगा। इसमें जो सदस्यों की संख्या वो 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती। जो मेंबर है वो इतने ही होंगे, प्रधान जी की अपनी सेटिंग वाले रहते हैं, 5 से 15। ठीक, ग्राम पंचायत सदस्यों एवं पंचायत अध्यक्ष प्रधान का चुनाव ग्राम सभा 18। अब इसको याद ही मत करो, क्योंकि भाई जब 18 हर जगह यही एज है तो इसको याद ही क्यों करना, ये तो कॉमन फैक्ट है। कहीं पे होता है 21 साल या 25 साल, तब तो हमें याद रखनी होती। ऐसी प्रधान बनने के लिए कितनी एज है इसको याद रखना, 21 साल आपकी एज होनी चाहिए प्रधान बनने के लिए, है ना? तो यहां से ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। अब जो उत्तराखंड एकदम स्पेसिफिक है, तो उत्तराखंड का अपना एक पंचायती राज एक्ट आया 2016 में, इसके पहले यूपी का ही चल रहा था। उसकी धारा 18 में ग्राम प्रधान और प्रधान के विरुद्ध प्रस्ताव के बारे में बताया गया कि भाई अगर आप प्रधान जी को सेलेक्ट करते हो तो उनको हटाया कैसे जाएगा, तो आप कैसे हटा सकते हो, उसके बारे में इन्होंने लिखित प्रावधान किए। फिर इसके बाद संशोधन होगा 2019 में, उसमें कुछ इशू था कि बच्चे को लेके, कि इस बच्चे को मतलब कितने बच्चे होने चाहिए, कौन चुनाव लड़ सकता है, कुछ टिहरी में कुछ अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए मोर क्लैरिटी उन्होंने दी। फिर से एक संशोधन होगा 19 में, फिर एक संशोधन आया है 2025 में, जिसमें जो ओबीसी रिजर्वेशन है, एक आयोग की बात की गई है, रोटेशनल बेसिस पे रिजर्वेशन, तो उसके बारे में थोड़ा वो विद टाइम संशोधन चल रहा है। मेंस का मुद्दा है बेसिकली आपका। ठीक, चलिए अब प्रधान जी के विरुद्ध आपने अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करना है। तो ग्राम के निर्वाचित सदस्य, जितने भी निर्वाचित सदस्य थे, के लिए आपको क्या समझना है कि भाई ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा, तो ग्राम सभा जितने भी वोटर हैं एक गांव में जिनकी 18 साल से ऊपर उम्र हो गई है, वो सब लोग मिलके ग्राम सभा बनाते हैं। आप इस डेफिनेशन को सिंपली याद रखना, बस ये है ग्राम सभा। अब इस ग्राम सभा से भाई निर्वाचित भी होते हैं, कुछ मेंबर इलेक्ट होते हैं, उसी से तो फिर प्रधान बनता है। तो आप प्रधान जी को वोट डालते ही हो ऑब्वियसली, फिर प्रधान जी जब जीत के आते हैं तो वो कुछ अपने मेंबर वगैरह बना लेते हैं। तो अब इसमें आपको अगर अविश्वास प्रस्ताव या प्रधान जी को हटाना है तो कैसे हटाओगे आप एक काम करो, जो ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जो सदस्य हैं, इनकी संख्या के 1/4 मीन्स 25%, आप 25% से अधिक सदस्यों को अपने पास या अपने पाले में रख सकते हो, और एक पेपर पे जो इस पे नोटिस लिखा होगा कि हम ये चाहते हैं, उस पे साइन उनके करवा लीजिएगा। ठीक है, आपने साइन कराए, और उसमें से क्योंकि वो सदस्य आपकी तरफ है तो 4-5 सदस्य, कम से कम 5 सदस्य इस प्रस्ताव को डीपीआरओ, जो जिला पंचायती राज अधिकारी था, हमने देखा था ऊपर सीडीओ के नीचे,
चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के नीचे जो था, तो उसके पास भेजते हो, ठीक है। उसके पास जैसे ही वो पहुंचता है तो होगा क्या, वो लगभग 15 दिन पहले आप सबसे बताएगा कि देखिए हम एक मीटिंग रख रहे हैं, सब लोग आ जाइएगा गांव के। और उस मीटिंग में लगभग 15 दिन पहले आपको बता देता है। उस मीटिंग में फिर वो प्रस्ताव को उसको पारित कराता है कि हाँ भाई ये सही है नहीं है, जांच करता है कि हस्ताक्षर सही है भी या नहीं। जैसे अभी टीएमसी में जो केस चल रहा है वो यही है कि जितने भी 2/3 मेंबर थे, 20 लोग थे लगभग संसद, उन्होंने साइन करके लोकसभा स्पीकर को एक पत्र सौंपा। तो फिर उसमें यही जांच चल रही है कि भाई वो साइन सबके हैं भी या नहीं, किसी ने ऐसी अपनी मर्जी से तो नहीं कर दी, ठीक है। तो जांच भी होती है उसकी, तो जांच होगी और जांच होने के बाद अन्य कार्य को 30 दिन में पूर्ण करना आवश्यक है। 30 दिन के अंदर अंदर बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर दी जाएंगी। अब प्रधान जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या की आधी होती है। तो लगभग 50% लोग, ऐसा भी नहीं है कि भाई आपने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में हो सकता है 10 ही लोग आए और 10 के 10 प्रधान जी को जानते थे। तो इसी वजह से मिनिमम संख्या भी इन्होंने रखी हुई है, कितनी, आधी होनी चाहिए, तभी तो फिर आधी आधी डिसाइड कर पाएंगे उस चीज को। और ये पारित हो जाता है, ठीक। और एक बार पारित हो गया, आपने प्रधान जी को हटा दिया तो ठीक है, नहीं हटे तो फिर ऐसा नहीं कि फिर 2 महीने बाद ले आए, फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1 साल बाद, 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो अगर आप ऐसा प्रस्ताव लेके आए हो तो कम से कम 1 साल तक फिर दोबारा आप लेके नहीं आ सकते, है ना। वो सही भी है, आप समझो अभी जैसे प्रस्ताव गिरा है, फिर 1 हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे लोग, तो फिर प्रधान काम कैसे करेगा भाई, वो बार बार अपनी देखता रहेगा कि मुझे बचानी कैसे प्रधानी, या फिर काम करेगा। इसलिए 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड इन्होंने दिया है। बाकी और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हटाने का ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपने प्रधान जी को हटाया, इसमें लिखा हुआ काफी कम है, तो क्वेश्चन बनता है आपसे कि जैसे ही आप प्रधान को हटाते हो तो जो चुनाव होंगे वो अगले 5 वर्ष के लिए होंगे या बचे हुए कार्यकाल के लिए होंगे। तो ऑब्वियसली बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे। आप ऐसे समझो ये 2 साल 5 साल मिलते हैं, 1 2 3 4 5, इस टाइम पे प्रधान जी रहे, इस पे रहे, आप यहाँ पे ले आए क्या प्रस्ताव कि इनको हटाना है, ये हट भी गए, तो नया प्रधान जो आएगा वो 5 साल के लिए नहीं, बचे हुए इस 3 साल के लिए होगा, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन पूछता है आपसे। और चलिए अब उप प्रधान, ठीक है, 6, ठीक है, अवधि में अब इस चीज को आप समझ लो ये क्या बोल रहा है। बहुत कम क्वेश्चन, कभी बहुत हार्डली क्वेश्चन आया तो आया, यहां से कभी क्वेश्चन आप पीवाई की उसमें भी इतने नहीं देखोगे। तो इसमें है उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, मीन्स 2/3 से आपको पास कराना है। और प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उनके निर्वाचन के 1 वर्ष की अवधि कार्यकाल समाप्ति के 6 महीने पूर्व नहीं लिया जा सकता। मीन्स अब जैसे ही प्रधान जी आए, आप खुद समझो लॉजिकली बनाया गया है कि भाई कोई प्रधान बना है, नया नया बना है, तो उसको नहीं आता काम करना, नहीं पता, तो आप उसके बेस पे आप उसके खिलाफ 2 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकते हो। तो जिसने भी बनाया उसने सोचा होगा कि यार जब अभी अभी कोई नया गया है, कोई महिला ही गई है, ठीक है, नहीं आता उनको भी काम, समझ रही है, 6 महीने साल भर लगेगा उनको समझने में। 1 साल में मानते हैं कि भाई मैच्योर हो जाएंगे वो पॉलिटिकली भी, प्लस कैसे काम करना है। उसके बाद अगर लोग उनके काम से खुश नहीं है तब वो प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। तो मिनिमम 1 साल का टाइम दिया गया। ऐसे ही अब प्रधान के इलेक्शन में सपोज 6 महीने बचे हुए, तो उस 6 महीने में क्या आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकते हो। तो उसमें भी मनाही है कि भाई देखिए आप अगर सस्पेंड करा भी दोगे तो फिर क्या है, 6 महीने तक हम चुनाव कराएंगे, अभी कराएंगे तो फिर 6 महीने बाद आपको फिर कराने पड़ेंगे, क्योंकि बचा हुआ कार्यकाल कितना है, 6 महीने। तो उससे बेटर है कि हम कराए ही नहीं। नहीं कराए इसके लिए होगा क्या कि आप प्रस्ताव लेके आ ही नहीं सकते 6 महीने पहले, ठीक। जैसे ही चुनाव होने वाले हैं इस बार, अभी लास्ट ईयर चुनाव थे आपके 25 में, तो 25 सॉरी 25 में आपके चुनाव थे, उससे 6 महीने पहले आप अविश्वास प्रस्ताव या प्रधान जी को नहीं हटा सकते। ये सिंपल सी बात है। उनको हेल्प करने के लिए एक जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो है वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक। सामान्यतः एक जो वीडियो है 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है, कहीं कहीं पे कम भी है, ज्यादा भी है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से। अब किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के
30 दिन के भीतर, मीन्स 1 महीने के अंदर अंदर एक बैठक जरूरी है, एक बैठक जरूरी है। ठीक, चलिए। और आमतौर पे कितने टाइम में बैठक करनी है? प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठकें होनी है, तो मीन्स हर 6-6 महीने में आपको एक बैठक करनी है। इसमें अलग अलग कमेटी है, 6 समिति है, याद नहीं रखनी। न्याय पंचायतें जितनी है वो 500 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही 100 रुपए तक का दंड जुर्माना कर सकती है, लेकिन जेल नहीं भेज सकती। ग्राम पंचायत के सब अभिलेख ग्राम प्रधान के पास होते हैं तथा सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। तो यही है आपकी ग्राम पंचायत। आप क्या करना ना, जितना आपको बताया इसको याद रखने के लिए आप ये डायग्राम बनाना। ठीक, इसमें आपको लिखना है नीचे गांव, ये ब्लॉक, ये जिला। तो जिले में आपको लिखना है कि यहाँ पे इसका हेड कौन होता है, इसके सदस्य कौन से होते हैं, इसका हेड, इसका जो अधिकारी होता है वो कौन होता है। ऐसे ही आपको ग्राम प्रधान, इसका अधिकारी, और ग्राम प्रधान या फिर इसके थोड़े से स्पेसिफिक काम कि 6 महीने चुनाव से पहले, 1 साल तक, 30 दिन के अंदर एक पहली बैठक, है ना, हर 6-6 महीने में बैठक। इस तरीके से आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो जब भी आपको रिवीजन करना होगा हम बस इसको देख लेना और देख के टिक मार के आ जाना, यहीं से पूछेगा। एक चीज और जो इन्होंने मेंशन नहीं की हुई है, वो आपसे पूछता है आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल। तो आर्टिकल 243, तो इसमें पूछेगा ए 243, डी 243, ई 243, आई 243 के। लगभग इन 5 आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये याद रख लोगे तो आपको और कुछ याद नहीं रखना। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा पूछता है कि सब्जेक्ट कितने हैं। इसमें सब्जेक्ट कितने आते हैं पंचायती राज बॉडीज में? तो 29 सब्जेक्ट है। ये जो गांव वाला स्ट्रक्चर है, और जो शहर वाला है, शहर में कितना है? 18, ये शहर में है। तो आपको ध्यान रखना है कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो गांव में ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं, शहर में कम, ऐसे याद रख लेना। तो चलिए, ये याद हो गया। अब इसको आपने याद रखना है। तो आप आई से देखिए, आई से क्या होता है? इनकम। इनकम कैसे मिलेगी इनको? फिनेंस कमीशन से, फिनेंस से। तो इसमें फिनेंस आय, इसके बारे में चर्चा है, इसका राज्य कमीशन होगा उसके बारे में। ऐसे ही 243 के से आप, मैं आपसे बताऊं, आप ऐसे ही रख लें, के से चुनाव। अब वैसे कुछ राइम नहीं कर रहा है, फिर भी आप याद रख लेना, इलेक्शन, चुनाव के बारे में। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इनका चुनाव कराएगा। डी रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की बात करता है, 33% रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा। 243 ए में है आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा, इसकी गठन कैसे होगा? असेंबली के बारे में। 243 ई में क्या है? ई में है टेन्यूर, इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, और थोड़े से ऐड कर लो इसमें। 243 ए के बाद बी आएगा, 243 सी आएगा। तो सी से कॉम्पोजिशन, कैसे इसका गठन होगा, और बी में है 3 टियर स्ट्रक्चर। तो अब आपको 3, 2, 5 और 2, 7 आर्टिकल याद रख लो, PYQs उठाओ या कहीं भी आने वाले टाइम में भी इधर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। याद रखो, ए ग्राम सभा, बी कि भाई ग्राम सभा ये जो स्ट्रक्चर है वो कितने स्ट्रक्चर का? 3 टियर का स्ट्रक्चर है। सी से मतलब है कंपोजिशन, तो 3 तो आपको याद हो गए। अब जो डी है, डी है आरक्षण, 33% SC ST महिलाओं को। ठीक, तो रिजर्वेशन डन, डन रिजर्वेशन, डी याद रख लेना। आई से इनकम याद हो जाएगी आपको। के, बस के थोड़ा सा अटपटा है, इसको आप चुनाव ऐसे याद रख सकते हो, इलेक्शन याद रख सकते हो। और 243 ई में टेन्योर की बात है। सो ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, बस ये 5 याद रख लेना यार, आप क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, 5, ये 29 और 18, बाकी आप देखना जब पेपर आप अटेम्प्ट करोगे। चलिए, पंचायती राज में है ना, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत कम चीजें जो एकदम टू द पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, जहां से पूछता है उतना याद रखो बस।
बाकी मेंस में मैं आपको बताऊंगा ही इसमें कैसे करना होता है। भाई एक अप्रोच है एफ, इस पे तो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एफ एफ एफ, इसमें 2-3 शब्द मैं और जोड़ देता हूं, जैसे भाई फंड की प्रॉब्लम है, फंक्शनरीज की प्रॉब्लम है और फंक्शंस की प्रॉब्लम है। पैसा, भाई पैसा नहीं है इनके पास, अपना रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, आपको इसमें लिखने हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप फंक्शनरीज में, कि जो पति प्रधान है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सरपंच पति का कॉन्सेप्ट चलता है कि वीमेन है प्रधान, एक्चुअल में उसकी जो पावर है उसको एक्सरसाइज कौन कर रहा है, उसका पति। इवन अभी एक स्टडी थी, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि लगभग जितने भी जैसे वीडियो की जो बैठक होती है उसमें ग्राम प्रधान को बुलाया जाता है, तो उसमें जो सभापति या सभा जो बनती है उसमें जो प्रधान है वो भी बैठता है, एक तरह से अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या उसका मेंबर होता है। तो उसमें जो मीटिंग अटेंड करने जाते थे वो 91% उनके मेल पति हैं। मीन्स क्या, सरपंच पति समझ लीजिए, कि जो असली सरपंच है वो नहीं जाती हैं, उनके पति जाते हैं उस मीटिंग को भी अटेंड करने, और उसको जो हमारे वीडियो साहब है वो भी अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, पंचायत पति की प्रॉब्लम है। फिर स्किल की प्रॉब्लम है कि अगर आप चलिए काम कर भी रहे हो तो बहुत सारे लोगों को स्किल नहीं है, फंक्शनल लिटरेसी नहीं है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसी फंक्शनरीज की तो होगी प्रॉब्लम, फंक्शन की भी प्रॉब्लम है कि ग्राम सभा की जो बैठक है हर 6 महीने में होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं है कब होती है। भाई जो मणिपुर वगैरह है या फिर छत्तीसगढ़ में तो 3-3 बैठक हो जाती हैं, 4-4 हो जाती हैं, कभी कहीं तो हर एक महीने ही बैठक होती है। यहाँ नहीं होती, आमतौर पे यूपी बिहार नहीं होती बैठक उतनी। ठीक है, तो बैठक नहीं होती, ऐसे ही ऑडिट नहीं होता है, सोशल ऑडिट भी नहीं होता है, सिटीजन चार्टर बहुत वीक है। तो कुल मिला के यही प्रॉब्लम होती है और यही सॉल्यूशन है। आप लिख लोगे मेंस का भी, यहाँ से नहीं लिख पाओगे अभी, मेंस के लिए आपको स्पेसिफिक अलग से थोड़ा सा बस इन्हीं टर्म्स को देखना है। नगर निकाय की क्या प्रणाली है, तो राज्य में नगरीय स्वायत्ता 1916 से, या 1916 का जो अधिनियम है तब से चल रही है, लेकिन जब 1993 में एक्ट बनता है, सॉरी संविधानिक संशोधन होता है, उसके बाद से इसको एक दर्जा मिलता है और ये सही तरीके से बननी स्टार्ट होती है। इसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको समझा ही दिया है ना, नगर निकाय का या फिर अर्बन लोकल बॉडीज का। नगर निगम, नगर निगम कहाँ है, तो सबसे ऊपर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम जिसको बोलते हैं। ठीक, नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या मैदान में 1 लाख व पहाड़ पे 90,000। तो इसको ध्यान रखना, नगर निगम कहाँ बनती है, तो जहां भी पॉपुलेशन पहाड़ पे 90,000 हुई वहां पे एक नगर निगम, ऐसे ही जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 1 लाख होनी चाहिए उनके लिए एक नगर निगम। ठीक, अब आप इधर आ जाइए, अभी देखते हैं इसको क्या है इसकी स्थिति। नगर निगमों की रचना नगर प्रमुख, महापौर जिसको बोलते हैं, वो करता है। ठीक है, महापौर होता है, डिप्टी मेयर होते हैं, सभा पार्षद, ये सब रहते हैं इसमें। 5 साल में चुनाव होता है। तो कुल मिला के जनरली आपने सुना होगा नाम मेयर साहब, मेयर, महापौर भी बोलते हैं इसको, महापौर, तो मेयर होते हैं। और इधर इनके पैनल कौन होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। तो आपको पता होगा परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, यहाँ पे आपके सीडीओ साहब होते हैं, सीडीओ नहीं सॉरी, ये तो ग्राम वाला स्ट्रक्चर था। यहाँ होते हैं आपके एक आईएएस ऑफिसर, क्या बोलते हैं इनको, म्युनिसिपल कमिश्नर, कमिश्नर साहब। तो जो आईएएस है, जैसे आपकी पोस्टिंग होती है तो प्रमोट होके म्युनिसिपल कमिश्नर। उत्तराखंड में कितने हैं नगर निगम, तो आप बस इतना याद रखो। याद कैसे रखना है, ये आपको सारे नंबर या कौन कौन से हैं इनको ध्यान रखना है। अब कौन से हैं आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे, 1 लाख पॉपुलेशन जहां भी है तो कोशिश करेंगे हम कि वहां पे एक नगर निगम होना चाहिए। तो जितने भी बड़े शहर हैं वहीं पे पॉपुलेशन हो सकती है, भाई गांव में या छोटे शहर में तो होगी नहीं। तो जितने बड़े शहर हैं उत्तराखंड के आपको याद आते हैं उनको लिखने की कोशिश करो, फिर उसमें देख लेंगे हम कि किस में नहीं है और किस में है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो देहरादून में होगा क्या, हो सकता है, तो मैं एक देहरादून लिख देता हूँ यहाँ पे। हरिद्वार में भी हो सकता है, काशीपुर में हो सकता है क्या, हो सकता है, नैनीताल में हो सकता है,
नैनीताल में भी हो सकता है। आप इधर उत्तरकाशी में मुझसे बोलोगे इधर हो सकता है क्या, इधर होगा क्या, चमोली में होगा, इधर मुनस्यारी वगैरह इधर कहीं होगा। तो ऊपर जनरली आप समझो यहाँ पे नहीं ही होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, प्लेन में। तो जितने भी ये नगर निगम है सब ज्यादातर प्लेन में होंगे। पहाड़ पे कोई एक दो शहर जो बहुत फेमस हो गए हैं जहाँ पे ज्यादा जनता है वहां पे हो सकता है बस। तो हम काउंटिंग करते हैं कहाँ है, देहरादून में है, तो देखिए देहरादून तो हो ही गया है। हरिद्वार में है, हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार। और कहाँ पर है, हल्द्वानी, इधर हल्द्वानी में भी है, क्योंकि हल्द्वानी की भी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। हल्द्वानी, काशीपुर है, ये काशीपुर है, काशीपुर है। रुद्रपुर है, यहाँ पे रुद्रपुर की भी पॉपुलेशन अच्छी है, रुद्रपुर। रुड़की है, तो रुड़की देखिए इधर है, रुड़की। ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश, ऋषिकेश। कोटद्वार है, कोटद्वार यहाँ पर है, कोटद्वार। श्रीनगर, श्रीनगर देखिए अब ये सारे लगभग लगभग प्लेन में है। एक ही है यहाँ पे पहाड़ पे, क्या नाम है, श्रीनगर। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिखे हुए हैं लेकिन ज्यादा है, 9 से ज्यादा है, फिर बढ़ गए हैं। 3 और है, 9 + 3 = 12, तो 12 है। 3 कौन कौन से हैं, ये 3 अब देखो उत्तराखंड में भाई पहाड़ों की पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है ना, तो 3 कौन से होंगे जहां पे पॉपुलेशन आमतौर पे ज्यादा है। तो एक तो है आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। एक है आपका अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। सो ये 3 नहीं है यार, ये 2 ही है ना, 2 ही है फिर, क्योंकि टोटल 11 हो जाएगा फिर आपका। 9 + 2 = 11, 11। यहाँ लिख देता हूँ मैं 11, सिर्फ 11 है। तो अब यही है बस, है ना, क्योंकि और तो इतना बड़ा शहर मुझे नजर नहीं आ रहा, नहीं है कोई इतना बड़ा शहर। बात चलती है कि अलग अलग इन क्षेत्रों को जिला भी बनाया जाए, उस पर हम देखेंगे एक बार। तो देखिए पिथौरागढ़ आप याद रखोगे, अल्मोड़ा, श्रीनगर। इसके पहले क्या क्वेश्चन पूछता था कि उत्तराखंड का वो जिला बताइए आप, जो जिला नहीं, ऐसा पहाड़ी नगर निगम बताइए, या फिर एकमात्र पहाड़ी नगर निगम के बारे में बताइए, तो वो श्रीनगर था। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो अब एकमात्र नहीं है, 3 मात्र है, ठीक। तो ये तीनों के नाम याद रखना। आपने पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम सुना होगा, पीएसी, तो पीएसी पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। और सी कहाँ है, सी से श्रीनगर, हिंदी में ऐसे रख लो, या फिर पास, या फिर साहब, जो भी आपको याद रखना है, साहब। बस ये लास्ट के ये 3 क्या है, ऊपर के जिले हैं, दैट्स इट। चलिए बाकी कहाँ के हैं, सारे प्लेन के हैं, और प्लेन में भी आपको पता चला कहाँ कहाँ के हैं। चलिए 11 है टोटल, तो ये आपको याद रहेगा। इसमें थोड़ा परीक्षा वाणी ये पुरानी है, अपडेट कर लेना। 9 + 2 11 है, ठीक है। जिन नगरों की जनसंख्या मैदान में 50,000 से लेके 1 लाख तक है और पहाड़ में 90,000 तक होती है, वहां पे नगर पालिकाएं बनती हैं। तो नगर पालिकाएं कहाँ बनेंगी, इसके नीचे ये पालिका है, काउंसिल है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट तो ये रखी हुई है, क्योंकि अगर किसी भी पालिका की ज्यादा वो बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन 1 लाख हो जाएगी, तो वो नगर निगम बन जाएगा। या फिर पहाड़ पे है उसके 90,000 हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, वो नगर निगम। उससे कम कम है, तो कम कितनी होनी चाहिए, बस 50,000 से, 50,000 और इसके बीच में है तो नगर पालिका बन जाएगी। ऐसी कितनी नगर पालिका है, लगभग 42। अब बढ़ गई होंगी, इनको याद रखने की जरूरी नहीं है। पहली नगर पालिका याद रखना मसूरी थी, है ना, मसूरी। नगर पंचायत, तो यहाँ पे 50,000 अगर पॉपुलेशन हो जाएगी तो पालिका बन जाएगी, तो 50,000 से कम वाली पॉपुलेशन, तो 50,000 से कम कितना, 5,000 तक। अगर 5,000 आपकी पॉपुलेशन है और उससे ज्यादा 50,000 से कम कम है, तो वहां पे नगर पंचायत बनती है। राज्य में कुल
53 53 नगर पंचायत हैं, जिसमें से 3 नगर पंचायतों को बद्रीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री में चुनाव नहीं होते बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं। तो एक जो फैक्ट, एकमात्र फैक्ट आपको याद रखना है वो क्या है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। अब यहाँ पे देखिए अगर चुनाव होने लगेंगे तो एक तरह से पॉलिटिक्स हावी हो जाएगी। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हो सकता है बाद में यमुनोत्री भी इसमें शामिल हो जाए, वहां पे ये व्यवस्था है। अब आपको याद रहेगा कि कितनी पॉपुलेशन पे क्या कुछ हो सकता है क्या नहीं। अब आपको गांव बनाना है, ग्राम पंचायत बनानी है, तो कितनी जनसंख्या चाहिए, 500 और 1000। 500 कहाँ, पहाड़ पे, गांव में 1000। 1000 से 5000 तक, 5000 हो जाएगी तो भाई ये बन जाएगी, टाउन बन जाएगा, फिर पालिका बन जाएगी, फिर ये बन जाएगी। तो 1 लाख के अंदर अंदर पूरा खेल ये हो रहा है। आप एग्जैक्ट की याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी आपको घुमाने के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, बस इतना। अब चलते हैं, जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं ये हमने देख लिए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, निम्न में से विधानसभा मींस लेजिस्लेटिव असेंबली की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है। तो भाई खटीमा, पिंडर, धारचूला, चक्राता। तो खटीमा नहीं है, पिंडर नहीं है, धारचूला नहीं है, कौन सी है, चक्राता। चक्राता। और दूसरी कौन सी है, तो आप डायग्राम आपको पता है कि एक है इधर नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, दूसरी है चक्राता, तो सिर्फ 2 है, याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं। अब उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। राज्य में एक सदनीय विधायिका है, मींस एक सदन है, एक द्विसदनीय। ये एक्चुअल में क्या हुआ, इसके पहले जब मैंने पॉलिटी की क्वेश्चन कराए थे, लास्ट ईयर शायद कराए थे, तो उसमें मुझे इसे पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें क्या है। मुझे लगा एक सदनीय पूछ रहा है, ये द्वि था ना हिंदी में, इसको नहीं पढ़ पाया। तो ये क्या बोल रहा है आपसे, बाई कैमरल, कि क्या बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी। द्विसदनात्मक का मतलब है कि परिषद भी है और सभा भी है। तो यहाँ पे सभा है, परिषद नहीं है। परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, यूपी और उसका जुड़वा भाई बिहार, ऐसे ही महाराष्ट्र और उसके नीचे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश उसका जुड़वा भाई तेलंगाना। ठीक, इन 6 पर है। पहले JNK में भी थी, लेकिन वहां पे तो अब विधानसभा भी नहीं बची है पहले वहां परिषद भी थी, अब वहां विधानसभा रिस्टोर हो गई। हाँ अच्छा, वो रिस्टोर तो हो गई है, लेकिन शक्तियां कहाँ बची हैं चलिए, तो पहला भाई, दूसरा गलत हो जाएगा। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, अगर उसमें एक आंसर आपको पता है कि गलत है, तब तो आपका काम हो गया, और आपको पता है कि ये दोनों सही हैं, तो वो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि फिर आप इन 2 ऑप्शन में फंस जाते हो कि भाई सही तो है, लेकिन क्या वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। यहाँ पे बहुत गलती होती है, जो लोग पहले पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं उनको पता होगा इसमें। और PCS के लिए ट्राई आप इस बार थोड़ा तैयार होके रहना, वो लेवल थोड़ा बढ़ा रहा है। पहले 24 में, उसके पहले जैसे पूछता था उससे टफ किया, 25 में थोड़ा लेवल और अच्छा था, 26 में थोड़ा और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो गलत है, आर वाला। आर गलत किस में है, आर गलत इसमें है, बस आंसर है ये। चलिए, राज्य का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है, तो पश्चिम देहरादून, और उत्तर एकदम ईस्ट वाला कौन सा है, पिथौरागढ़। तो आप देहरादून टिक मार दोगे। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, कौन ग्राम सभा की स्थापना करता है, तो जिलाधीश करेंगे क्या, मैं जिलाधीश क्यों करेंगे, हमें भी नहीं पता कौन करेगा। जिला पंचायत करेगी क्या, जिला पंचायत करेगी एक ग्राम सभा की, नहीं। मंडल के आयुक्त, मंडल का क्या मतलब है इसमें, ना मंडल का, ना जनपद का, ना जिले का। या तो राज्य सरकार करेगी, या फिर वहीं का कुछ लोकल अगर ऑप्शन में आता वो सही हो सकता था, लेकिन क्योंकि इन सब में भाई सरकार ही है, राज्य सरकार, तो राज्य सरकार ही करती है। राज्य में कितने नगर निगम हैं, तो 9 पहले थे, अब बढ़ गए, 2 और हो गए, कितने हो गए, 11। तो इसको आप करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट,
चलिए, उत्तरांचल में किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कौन होता है? मीन्स जितने भी नगर निगम है उनका प्रमुख कौन होगा? तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, भाई नियुक्ति किसी की नहीं होती, यहाँ पे सब चुन के आते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित, भाई नॉमिनेटेड भी क्यों होगा? स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है या सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? अब ये आपको थोड़ा सा इस सी और डी में फंसा सकता है कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख, जो नगर प्रमुख है वो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है या सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? इस पे आप मुझे बताइए। तो एक्चुअल में क्या है, जो स्थानीय जनता है, लोकल, क्योंकि पंचायती राज बॉडीज है, लोकल बॉडीज के चुनाव लोकल लोग ही करते हैं, स्थानीय जनता। ऐसे ही उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? तो आपको मैंने बताया था इसके पहली वीडियो में, आपको बताया था या इकोनॉमी में समझाया था? आप ही को समझाया था शायद। वीरेंद्र दीक्षित जी की अध्यक्षता में 2001 में कमेटी बनती है। क्या रिकमेंडेशन थी उनकी कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन गैरसैंण जिसकी आप मांग उठा रहे हो वो राजधानी नहीं बनेगी। वही काम जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब थे उन्होंने कर दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि गैरसैंण कैपिटल है। और शायद वो एक ऐसा फैसला था, उसके साथ देवस्थानम बोर्ड, जो उन्होंने बोर्ड के गठन की बात की, और एक दो मुद्दे उनके ऐसे थे, पलायन आयोग भी बनाया उन्होंने, मतलब पहाड़ के बारे में सोच रहे थे, इस वजह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। और कोई वजह तो समझ नहीं आती। ठीक है, तो दीक्षित आयोग वीरेंद्र दीक्षित इसके हेड थे, उसी के उन्हीं के सरनेम से है दीक्षित आयोग। ठीक, कितने सदस्य थे इसमें? तो एक ही सदस्य थे। चलिए, ये भी अच्छा है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? रियल हेड कौन होता है? तो राज्यपाल कौन होते हैं? नॉमिनल हेड। नॉमिनल, रियल तो मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल नहीं, मुख्य सचिव नहीं। चलिए, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी कितना आरक्षण है भाई? कितना आरक्षण है? अब आरक्षण आप देखो, आरक्षण है 50%, लेकिन उसने 50 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन पुराना है। अब 50% है। राज्य उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? 27वां। अच्छा हाँ, एक जो मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपसे बोला इसमें भी शायद BC लिखा हुआ है, इसी वजह से वो मिस्टेक हुई कि जो उत्तराखंड बना तो वो 27वां राज्य था, 27th स्टेट था, और जो हाई कोर्ट बना नैनीताल वो 18वां हाई कोर्ट था, 18th। मैंने क्या बोल दिया था? 20, क्योंकि परीक्षा वाणी में भी शायद 20 लिखा हुआ था, इसको क्रॉस चेक नहीं किया था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना आप। चलिए, मैं लिख देता हूं नैनीताल हाई कोर्ट। समझ में आई बात? चलिए, नेक्स्ट, उच्च, ये तो 27 पे हो गया। उच्च राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश होते हैं? तो एक और एक 11 होते हैं। निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? अब गढ़वाल में कौन सा नहीं है, ये तो आप टिक कर लोगे यार, 7 इधर है 6 इधर है। ठीक है, आप खुद से इसको अटेम्प्ट करो। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ND तिवारी, वो सॉरी, अब इन्होंने गड़बड़ करके पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये प्रथम मुख्यमंत्री, तो भाई नित्यानंद स्वामी लगा दो। अगर वो पूछता है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो कौन आएंगे? वो आएंगे आपके ND तिवारी साहब। ये कौन थे? इलेक्टेड थे। भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये भी इंटरिम में ही रहे। ठीक है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत कितनी सीमा बढ़ा दी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? अब इसमें उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना, आप पक्का आपका सर घूम जाएगा इसमें। अब याद करो इसको भाई, 800 से 900 फीट, 8000 से 10,000, 8000 से, कैसे टिक मारोगे इतना सही? तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है। देखिए, आपको इतना पता है कि वो हाइट पे मिलता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे मिलता है, प्लेन में तो नहीं मिलता। अब वो हाइट ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा है। अब एक चीज आप समझना कि अगर वो ज्यादा है तो वो आप बोल दोगे कि भाई 8,000 से 10,000 पे मिलता है। ठीक, लेकिन वो अगर कभी किसी ने पकड़ के दिखाया कि ये देखिए कि 11,000 की हाइट पे भी बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे? ये जो भी एग्जामिनर है वो क्या करेगा फिर? खुद की नस काट लेगा।
क्या करेगा? तो इसीलिए मार्जिन लेके चलता है एग्जामिनर भी कि भाई मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत ना हो पाए, उसके लिए वो मार्जिन उसको खुद रखना पड़ेगा। बोल ही नहीं सकता है, वो बोल दे कि भाई आलू उत्तराखंड में सिर्फ देहरादून में होता है, चाहे कोई भी चीज है, चाहे आप बोलो चूना पत्थर ही है जो देहरादून में ही है ज्यादा, उससे आप एक बार कंफर्म करवा ही नहीं सकते हो कि सिर्फ देहरादून में मिलता है। कोई और मिनरल आप बोल दो कि भाई ये सिर्फ उत्तराखंड के इस जिले में मिलता है, नहीं, कहीं भी मिल सकता है। वो क्या पूछेगा आपसे कि ये वाला खनिज प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तभी सही हो पाएगा। अगर वो बोले सिर्फ यही मिलता है तो चल मैं पकड़ के कहीं उसको लेके जाता हूँ, और कहीं ना कोई मिनरल मिलता ही है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी एग्जामिनर या मैं भी, जैसे मैंने भी क्वेश्चन बनाए हैं इसके पहले, ठीक है, पहले इंस्टीट्यूट में भी हम बनाते थे किसी के लिए, ठीक है, तो उसमें भी यही है कि भाई मार्जिन ऑफ एरर हमें लेके चलना है। आप एग्जामिनर के माइंड को भी समझो कि उसको अगर क्वेश्चन बनाना है तो वो इसी हिसाब से बनाएगा कि यार कम से कम मेरा आंसर गलत ना होने पाए। कोशिश तो यही रहती है, अनलेस कि वो एसएससी है। एसएससी में तो 10-20 वो गलत देते ही हैं जानबूझ के, क्योंकि 100-100 रुपए उनको मिलते थे। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए वो मार्जिन कहाँ लेगा? 800 से 9,000 फीट तो ये तो थोड़ा कम हो गया। 8,000 से 10,000 फीट मिल सकता है, 8,000 से 14,000 फीट यहाँ भी मिल सकता है, 8,000 से 20,000। अब आप बताइए 8,000 से 20,000, इसमें तो आपका सब कुछ आ गया, ये 10,000 भी आ गया इधर, ये 14,000 भी आ गया इधर, तो इसमें सब कुछ आ गया है। अब जिसमें सब कुछ है, जो बड़ा ऑप्शन है, उसको ही आपको उस तरफ ही जाना चाहिए। अपनी बुद्धि नहीं लगानी इसमें ज्यादा कि कहाँ मिलता है, 10,000 पे मिलेगा क्या यार? उत्तराखंड में तो जो मिडिल हिमालय है उसकी हाइट इतनी है, ग्रेट हिमालय की हाइट इतनी है, तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। भाई कुछ नहीं पता, पक्षी उड़ जाएगा, आप क्या करोगे? ठीक है, तो उसमें ज्यादा जिद्दी नहीं बनना है, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है अभी, और आपने पढ़ा हुआ है इसका मतलब किसी ने लिखा हुआ है, जिसने लिखा हुआ है इसका मतलब उसने कहीं देखा हुआ है। अब देखने वाला बदल गया है, किसी और ने उसको कहीं और देख लिया है, तो वो कुछ और लिखेगा और फिर लिख के आप कुछ और पढ़ोगे, फिर अपनी धारणाएं बनाओगे। तो जो भी हम पढ़ते हैं उसको कुछ हद तक सही मान सकते हैं, पूरा 100% किसी भी चीज को सही मत मानना, है ना? आज है कल बदल जाएगा। चलिए, ब्रह्म कमल किसे चढ़ाया जाता है? तो भगवान शिव का प्रिय है, तो पता है हमें, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में भगवान शिव की ही पूजा होती थी आदि काल से। आदि शिव मीन्स शिव की ही पूजा है, ज्यादातर मंदिर आपको शिव के ही मिलेंगे। लेकिन जब ललित आदित्य मुक्ता पीठ जो जम्मू एंड कश्मीर से नीचे आए, तो उन्होंने क्या काम किया कि जो बसंत देव थे इन सबको कंट्रोल करके यहाँ पे जो विष्णु भगवान है उनकी पूजा स्थापना या फिर उनकी पूजा उन्होंने स्टार्ट करवाई। तो जो वैष्णविज्म है, जो विष्णु भगवान की पूजा होनी स्टार्ट हुई है, वो ललित आदित्य मुक्ता पीठ लगभग 7वीं सेंचुरी के लगभग बाद से ही हुई है ना? तो विष्णु भगवान की पूजा पहले नहीं होती थी इतनी, भगवान शिव की ही पूजा होती है अक्रॉस द स्टेट। अब क्योंकि बद्री विशाल पंचबद्री उनकी भी पूजा होने लगी, राजाओं ने प्रमोट किया, तो अब विष्णु भगवान के लिए भी भाई ठीक ठाक मंदिर आपको मिल जाएंगे। कृष्ण भगवान मथुरा वृंदावन वाले हैं, राम जी अयोध्या वाले हैं। ठीक, अभी आपने सुना है इन पे भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो चंपत राय जी हैं, जो इसके अध्यक्ष थे, ट्रस्टी थे एक तरीके से, उन पे कुछ आरोप लग रहे हैं। सही गलत वो एसआईटी बताएगी, एसआईटी की जो अंतरिम रिपोर्ट है उसने भी इशारा किया है। तो ये एक तरह से मौकरी है, फिर आदमी कैसे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा? एक तो लेडी थी वो बोल रही थी कि मैंने, तो वो लेडी एक फोटो शेयर करती है, उसमें जो चांदी का कौवा है जिसको काक भुसुंडी बोलते थे, उसको उन्होंने एक तरह से उस लेडी ने दान किया चंपत राय जी को कि इसको राम जी के साथ वहां पे रखा जाएगा। लेकिन वो रखे हुए भी नहीं है, कहाँ है वो किसी को नहीं पता। ऐसे ही चंपत राय जी के जो ड्राइवर साहब हैं उन पे बहुत धन इकट्ठा हो गया है। इससे जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आस्था है लोगों की, वो हर्ट होती है, क्योंकि लोग श्रद्धा से पैसे देके जाते हैं। ठीक है, अब आप उस चीज को मिसयूज इतना कैसे कर सकते हैं? एक तो कोई सिंधी समाज के हैं, वो बोल रहे थे कि हमने तो
कितनी 200 ईंटें हैं, चांदी की ईंट थी 2 करोड़ 2.5 करोड़ के समथिंग की, वो भेजी थी, उसकी रसीद भी नहीं मिली उनको, और उसके बाद अब कंट्रोवर्सी चल रही है। तो अब यहीं से डिबेट आती है कि सरकार को अपने हैंडओवर या फिर उसको टेक ओवर कर लेना चाहिए, या फिर जो लोकल ट्रस्टी हैं, लोग हैं जुड़े हुए, उन्हीं को बना देना चाहिए। यहीं पे फिर इशू आता है। उत्तराखंड में भी तो यही इशू था। देवस्थानम जो बोर्ड बना रही थी सरकार, वो लगभग इन्हीं सारी प्रॉब्लम की वजह से बना रही थी। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? तो कौन सा नया विभाग सृजित किया गया था? तो आप पढ़ोगे एक चीज, राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू सर्विस, तो सेवा का जो भाव है वो चालू हो गया था। तो भ्रष्टाचार, सुराज, भ्रष्टाचार और जन सेवा, इन सब के लिए एक अलग विभाग बनाया गया। अब असल में क्या है ना, आपने अगर ये सब पढ़ा हो, इसके पहले वाली वीडियो देखी हो, तो आपको नहीं पता भाई इसके ऑप्शन क्या है, मीन्स क्या सही है इसमें, तो आप कैसे लगाओगे इसको? तो यहीं पे आपकी समझ काम आती है। आप समझो, मैंने आपसे बोला था कि 7 से 12 में चुनाव थे, तो जो भुवन चंद्र खंडूरी साहब थे, वो भ्रष्टाचार पे उन्होंने बहुत तगड़ा काम किया, बहुत ही भयंकर काम किया। आपको पता है कि 2007 से लेके यही तो होते हैं कॉन्सेप्ट, 2012, ये क्वेश्चन मान लीजिए किसी को नहीं आता, आता होगा किसी को, चलिए अब मान के चलिए कि किसी को ये एग्जाम में नहीं आता, रियल एग्जाम में, लेकिन आपको इसको अटेम्प्ट करना है। आप अटेम्प्ट कैसे करोगे? आप क्या करोगे कि मैंने आपको बताया था 2007 से 12 भुवन चंद्र खंडूरी साहब, और वो अपने टेन्यूर के लास्ट टाइम में वो लोकायुक्त का एक्ट भी लेके आते हैं, भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे वो एक तगड़ी चोट करते हैं। उसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी अगली बार अपनी सरकार भी नहीं बनाती है कोई भी, तो करप्शन पे काम करते हैं। तो आप बस, आपको इतना पता है, उसने 2011 मेंशन किया हुआ है, तो मतलब इसी बीच का कोई ईयर है 2011, और करप्शन पे काम हुआ है, आपको पता है खंडूरी साहब थे, तो करप्शन आपको दिख रहा है, बस आप करप्शन पे मार दो, बाकी ठीक है, इसमें से भी हो सकता था, लेकिन इनके बारे में हमें नहीं पता। जिसके बारे में पता है, बस उस नॉलेज की आप, या जो भी आप एक समझ है उससे टिक मारोगे, सही हो जाएगा, सही ही होगा। 10 में से 8 बार 9 बार सही होगा, 1 बार गलत होगा, तो वो तो आप पूरा पढ़ के भी जाते हो, तभी भी उतना मार्जिन रहता है कि यार ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ये सही तरीका है, इस पे आप रिलाई कर सकते हो। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया विजय बर्थवाल, विजय बर्थवाल, मैंने आपको बताया था कि विजय, क्या नाम था उनका, 2012 में जो सीएम साहब बने थे अपने, विजय बहुगुणा, तो मैंने बोला था कि विजय से ही नाम है उनका, विजया, तो विजया ही था, ठीक है, विजय ही है, 25 का ए। चलिए नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन है इसमें, चलिए और देख लेते हैं इसमें। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो पहली तो हिंदी है ऑब्वियसली, दूसरी संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत, क्योंकि देवभूमि है, देवभूमि मतलब वेद भूमि, बहुत सारे वेद पुराण उपनिषद, उनकी चर्चा सब संस्कृत में ही है, ठीक है। चलिए, माइक सही नहीं लगा क्या? चलिए, सूचिया, अब देखिए ये ग्रुप सी का क्वेश्चन है, तभी वो इतना डीप डाउन उसने किया है, अदरवाइज इतना नीचे नहीं जाएगा। फिर भी आपको विकास खंड और जिला पूछा हुआ है, तो उत्तरकाशी है, ऑप्शन में नैनीताल है, हरिद्वार है, अल्मोड़ा है, ठीक। अब मुझे नहीं पता भाई तो कौन सा कहाँ है, क्या है, कैसे, लेकिन मुझे इस पे अगर सिर्फ लॉजिक लगाना है तो मैं कैसे करूंगा इस चीज को, क्योंकि ग्रुप सी का, आपको ग्रुप सी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन नॉलेज तो नॉलेज है, वो तो कहीं भी हो, कैसी भी हो, काम आएगी। तो आपको देखिए क्या करना है इसमें, हवाला बाग, किसी को पता है, रानी बाग, ये बाग, वो बाग, ठीक है, समझ में आता है, रहने दीजिए। डुंडा, ये भी नहीं पता। ओखला कांडा, कांडा भी नहीं पता। ये जो खानापुर, खानपुर एक तरह से इसको बोल लीजिए, खानपुर, खानपुर मीन्स क्या है, खानपुर एक मुस्लिम नेम लग रहा है ना भाई, इसको धर्म वर्म से मत जोड़ना, मैं आपको बस लॉजिक समझा रहा हूं। तो ये जितने भी नाम रखे गए हैं, तो प्रशासन के हिसाब से रखे गए हैं कि सपोज जब मुगल इंडिया में आए, तो ऑब्वियसली उसके पहले तो ये मुस्लिम नेम नहीं होंगे। अब वो जब आए तो आपको भी ये पता है कि वो पहाड़ पे तो ऊपर यहाँ जाके कहीं चढ़े नहीं, रहे नहीं, कहीं प्लेन वाले रीजन में, इस वाले रीजन में ही कहीं रहे होंगे, ठीक। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि आप देखो प्लेन वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इसमें, तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है हरिद्वार,
तो हरिद्वार आपको पता है कि प्लेन में है, तो अगर ये खानपुर नाम लिखा हुआ है दैट मीन्स ये हरिद्वार या फिर किसी और प्लेन डिस्ट्रिक्ट से ही होगा। अब अच्छी चीज क्या है, उन्होंने कोई और दूसरी डिस्ट्रिक्ट नहीं दी, हरिद्वार दी हुई है, तो मैं इस खानपुर को डी को मैच कर दूंगा किससे, हरिद्वार से, 3 से। तो मुझे देखना है यहाँ पे डी का 3 कौन सा है, तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, डी का 3 ये है, आंसर ये मार दूंगा, दैट्स इट। तो अब इसके लिए देखिए आपको सारी विकास खंड तैयार नहीं करनी, कर भी लोगे कुछ और पूछ लेगा, किसी और विधानसभा क्षेत्र से पूछ लेगा, तो सब चीज याद ही नहीं करनी होती, कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ को एक तरीके से याद रखना है, और कुछ चीजें में अपनी दिमाग ये लगाना है, तभी पेपर क्रैक होता है। ऐसे नहीं आप सिर्फ पढ़ाई के बेस पे, तो एक लिमिट है सबकी, पढ़ने की भी और पूछने वाले की भी। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें जो मैनेजेबल ट्रिक से हो जाएंगी, वो सिर्फ ट्रिक से ही हो सकती है, आप उसको नॉलेज से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, वो ट्रिक तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं एक समझ आपको रखनी है, बस धीरे धीरे एमसीक्यू करते जाओगे, समझ डेवलप हो जाएगी, आप टिक मार दिया करोगे कि ये आंसर है इसका। चलिए, सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? उत्तराखंड में सर्वाधिक वह सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? अब ये क्या है ना, चलिए ये तो मैंने आपको बताया हुआ है पहली वाली वीडियो में, फिर भी ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं ऐसे ही, किसी पीवाईक्यू नहीं है ना, किस ईयर के हैं इन्होंने पूछा नहीं है, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम सिर्फ उन्हीं को करते हैं जो मेंशन है इसमें, मींस जो पीवाईक्यूज है। अदरवाइज ये बाकी सारे क्वेश्चन आप कहाँ तक तैयार करोगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो इन्होंने अपने मन से बनाए उनको आप छोड़ो, जो पीवाईक्यूज है हम सिर्फ उनको देखेंगे। चलिए, जैसे ये भी उसने मन से ही बनाया हुआ, कितने गांव हैं क्या है। नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा आपका सेंसस, उसमें ये सारे कवर होंगे, ठीक है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता है पौड़ी है, नैनीताल है, ठीक है। ऐसे ही राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो एनडी तिवारी साहब, 2002। तहसील में से कौन सी, अब भाई ये नहीं पूछा हुआ है उसने, ठीक है, कहीं पे पीवाईक्यू में नहीं पूछा हुआ है, ये इन्होंने अपने मन से पूछे हुए। तो आप मन वाले, आपकी मर्जी है, आपको तैयार करने प्रैक्टिस करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज रहने देना। निम्न में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अब यार ये जो क्वेश्चन है ना, कि क्वेश्चन सच में सही क्वेश्चन है, लेकिन इस परीक्षा वाणी की यही लिमिटेशन है, इन्होंने वो मेंशन नहीं किया हुआ। क्या है कि भाई जो सीएम है वो तो इन्होंने मेंशन चलिए कर दिए, निर्वाचित सरकार में, जो राज्यपाल है, राज्यपाल, ऐसे ही जितने सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। मैं आपको बताता हूँ, इसमें पॉलिटी अपने पास होगा, ये मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाए हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाके ना एक काम करना, यूट्यूब आप सर्च करना, यूट्यूब पे आप उत्तराखंड पॉलिटी, उसकी वीडियो भी है, और आपको उत्तराखंड पॉलिटी PYQ सर्च करने हैं, शुभम बिश्नोई या फिर ब्रह्मवादिनी, BHRAMAVADINI, इस पे सर्च करोगे ये मिल जाएगा, इन सब की लिस्ट विस्ट सब उसमें डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो अलग से क्या ही करना है, मार्गरेट अल्वा नाम था, बाकी उसमें पूरा मैंने आपको बताया हुआ है, आप क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं करोगे। अब अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं उत्तराखंड में, 10, 11, 12, आप बताइए मुझे, आप ही बताइए इनको। भाई 11, 12 हो तो 11 ही सकते थे, लेकिन एक जो मिनिमम लिमिटेशन है 12 की, कि भाई 15% तो होना ही चाहिए, तो 70 का जो 15% है वो लगभग लगभग 10.5 या 11 बैठता है, लेकिन मिनिमम भी होना चाहिए 12, तो इसलिए 12 है, ठीक है। राज्य, ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है, तो ये संविधानिक एक बॉडी है, संविधान से रिलेटेड जो है वो अपनी जो भी रिपोर्ट है राज्यपाल को देगा। ऐसे ही उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, कितनी सीट है, 2 सीट है, कौन कौन सी है आप मुझे बताइए, इधर है एक और एक इधर है, ठीक। आपको क्या करना है, 44 का इज इक्वल टू दोनों के नाम लिख देना। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है, तो पहले पूछा है कि भगवान शिव का प्रिय कौन सा है, तो ब्रह्मकमल, और राज्य कौन सा है, ब्रह्मकमल, ठीक है। चलिए,
सो चलिए आप एक काम करना, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ये सारे कवर मैं कर लूंगा। अगर आप बोलते हो ना, अगर आप चाहते हो, इफ यू विश और यू नीड, अगर आपको जरूरत है कि भाई आप ना इनको भी डिस्कस कर लेना, थोड़ा सा सही रहता है, लॉजिक वॉजिक बन जाएंगे, तो मैं इनको डिस्कस करूंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मैंने डिस्कस किए हुए हैं। अदरवाइज इसको अवॉइड करके हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना क्या, इसमें चैप्टर 2 है। कहाँ है चैप्टर 2? चैप्टर 3 है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप अभी इसको मत करो, कराऊंगा मैं ही, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मीन्स क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको ना, सपोज मैं बोलता हूं इसमें एक कत्यूर वैली, तो आप फिर ढूंढोगे कत्यूर वैली कहाँ है, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं आपको एक बड़ी कहानी बताना चाहता हूँ, कहानी स्टोरी के फॉर्म में, और एक बड़े कैनवास पे। ये छोटे फैक्ट ये आपको याद उतने नहीं रहेंगे, इस बड़े कैनवास पे पूरा ऐसे इसको खोल के रख देंगे। आपको हिस्ट्री एक बार पढ़नी है, जिंदगी भर फिर उत्तराखंड की हिस्ट्री नहीं पढ़नी, जितनी बार भी बस करना है रिवाइज करना है और पेपर देना है। तो उस हिसाब से करेंगे इसको, ठीक है। तो हिस्ट्री नहीं, हम इसके बाद जो भी होगा, ज्योग्राफी है शायद इसमें, तो हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में पॉलिटी करते हुए, इकोनॉमी करते हुए लास्ट में इस पे आएंगे, है ना। लास्ट में इस पे पहुंचते हैं हम, कहाँ है, चलिए यही है ना, हाँ, उत्तराखंड की ज्योग्राफी। तो हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और पूरी ज्योग्राफी को एकदम तरीके से सीक्वेंस से समझेंगे। आप एक बार पढ़ोगे, आपको फिर कभी ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार अलग अलग सोर्स से पढ़ना है, BS नेगी से, इससे। एक बार पढ़ो, तरीके से पढ़ो, कॉन्सेप्ट भी बन जाएंगे, याद भी हो जाएगी, और इसी हिसाब से फिर हम अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। थैंक यू।